आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने डिजिटल वॉलेट से ऑनलाइन पेमेंट किया होगा। वहाँ पर आपने कभी कभार देखा होगा कि कैशबैक जनरेट होते हैं। तो ये कैशबैक जो हैं वो देता कौन है? आरबीआई देता है, अपनी गवर्नमेंट देती हैं, या कोई बैंक देता है? ये कैशबैक मोबाइल वॉलेट की कंपनीज क्रिएट करती हैं हवा में। सिमिलरली बिटकॉइन भी ऐसी ही करेंसी तो नहीं है जो हवा में क्रिएट की गई है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है इन्वेस्टमेंट्स का, और बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। हे गाइस, माय नेम इज़ विमल और मैं एक फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ। मैं अपने 15 क्लाइंट के पोर्टफोलियो को मैनेज करता हूँ, उनके इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करता हूँ। तो मैं जो कुछ भी आपके साथ शेयर करूंगा वो एक्सपीरियंस के बेसिस पर होगा और बिल्कुल प्रैक्टिकल है रियल लाइफ में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। बिटकॉइन को समझने से पहले हमें समझना होगा पैसे की स्टोरी को। पैसे का अस्तित्व क्या है और पैसा कैसे क्रिएट हुआ। जब कोई करेंसी नोट नहीं थे तब बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम में होता क्या था कि हम चीज़ों को एक्सचेंज करते थे। सपोज मेरे पास कोई एक चीज़ है तो मैं उसे देकर कोई दूसरी चीज़ लेता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूँ कि मेरे पास जैसे कि चावल हैं और मुझे चाहिए गेहूँ, तो मैं किसी और से गेहूँ लेता था और उसको चावल दे देता था। सो ऐसा कुछ एक्सचेंज होता था हमारे बार्टर सिस्टम में। बट बार्टर सिस्टम में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। चलो मान लेते हैं कि मुझे चावल चाहिए, मेरे पास है गेहूँ, बट जो आदमी मुझे चावल दे रहा है उसको गेहूँ नहीं चाहिए, उसको कुछ और चीज़ चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो एक्सचेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। उसके बाद मेटल्स का यूज़ होने लगा एक्सचेंज के लिए एज अ करेंसी। बेसिकली सिस्टम में होता क्या था कि हम जब भी कुछ परचेज करते थे तो उसके अगेंस्ट हम पे करते थे मेटल्स में। यहाँ पे जो एक्सचेंज का प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया था, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम और भी था। मेटल्स को कैरी करना बहुत मुश्किल होता था और बहुत रिस्की होता था। ये जो मेटल्स होते थे यहाँ इसमें इंक्लूडेड थे गोल्ड और सिल्वर भी, जो कि बहुत महंगे हैं। तो इन्हें कैरी करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता था बिकॉज इनके चोरी होने का भी खतरा हो सकता था। और गोल्ड के अगेंस्ट आप कोई छोटे अमाउंट में परचेस नहीं कर सकते थे या गोल्ड के कॉइन को आप डिवाइड करके नहीं दे सकते थे। तो ये भी यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप जो सोना है, आपके जो मेटल्स हैं वो हमें डिपॉजिट दीजिए और हम आपको देंगे रिसिप्ट, जो कि करेंसी की तरह हम यूज़ करेंगे जिसको। बट यहाँ पे भी लिमिटेशंस थे। यहाँ पे जो था वो गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा छाप नहीं सकती थी और गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा छापने के लिए उन्हें गोल्ड का रिजर्व रखना पड़ता था। उसके बाद आए हमारे करेंसी नोट, जिस पे लिखा होता है मैं धारक को इतने 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 रुपए देने का वचन अदा करता हूँ, जो होता है प्रॉमिसरी नोट। और यहाँ पे गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट इस करेंसी के द्वारा क्या कहती हैं? गवर्नमेंट कहती है कि चलो मान लो मैंने कहा ये 100 रुपये का नोट है तो ये 100 रुपये का नोट है। इसके अगेंस्ट कोई गोल्ड का रिजर्व नहीं रखना होता है या किसी भी तरीके का रिजर्व नहीं रखना होता है। गवर्नमेंट इन प्रॉमिसरी करेंसी नोट्स को प्रिंट कर सकती है अपने हिसाब से और सर्कुलेट कर सकती है पूरी पब्लिक में। इस चीज़ का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है कि कितनी करेंसी हमें छापनी है और कितनी नहीं छापनी है। पर इस करेंसी में भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं जो देखने को मिलते हैं। इन करेंसी नोट का कंट्रोल जो होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है। गवर्नमेंट कभी भी ऑर्डर पास करके इन नोट को खारिज कर सकती है और इनकी वैल्यू को जीरो कर सकती है। दूसरी बात है यहाँ पे फ्रीडम की, जो कि गवर्नमेंट के पास पूरी की पूरी फ्रीडम होती है कि वो कितने भी पैसे, कितने भी प्रॉमिसरी नोट्स प्रिंट कर सकते हैं और इकोनॉमी में सर्कुलेट कर सकते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है इकोनॉमी में? इकोनॉमी में अगर पैसा ज़्यादा होगा तो महंगाई ज़्यादा बढ़ेगी, चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। जैसे कि कुछ साल पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ था और उसमें क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने उन सारी नोटों को बैन कर दिया था, उन नोटों की वैल्यू को जीरो कर दिया था। गवर्नमेंट ने कह दिया था ऑर्डर पास करके कि इन नोटों की वैल्यू अब जीरो है। मतलब इसका कंट्रोल जो था वो गवर्नमेंट के पास था। कहने का मतलब ये है कि जब इनका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है तो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। बैंक क्या करते हैं कि लोन देते हैं बहुत सारे कस्टमर्स को। इनमें से बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं और उस बैंक के डेफिसिट को, जो लोन रीपेमेंट नहीं हुआ है, उतने अमाउंट को रिकवर करने के लिए क्या करती हैं गवर्नमेंट? और पैसे छापती हैं और इकोनॉमी में सर्कुलेट करती हैं, बैंक को देती हैं। जब कभी भी गवर्नमेंट बैंक को पैसा देती हैं उनके डेफिसिट के हिसाब से, तो होता क्या है इकोनॉमी पे? महंगाई बढ़ जाती है, बहुत सारी चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, इकोनॉमी में डेफिसिट आता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात इस चीज़ में, यहाँ पे जो सिस्टम होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है। आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं किसी भी चैनल के थ्रू या किसी भी मीडियम के थ्रू, आपका डेटा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। तो आपके पैसे के ऊपर पूरा का पूरा ट्रैक रखा जाता है। मैं आपको इनकरेज करता हूँ हमेशा से इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में और ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में जहाँ पे आप अपने पैसे को कंट्रोल कर सकते हो, जहाँ पे आप रिस्क को
मैनेज कर सकते हो। मैंने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं चैनल पर, आप लिंक पर क्लिक करके चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे ऑप्शंस को डिटेल में एनालाइज किया है, डिटेल में आपको रिव्यू करके बताया है कि किस ऑप्शन में किस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स आपको करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास कोई भी टॉपिक है ऐसा जिसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, डाउट हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए उसके ऊपर अगर रिक्वायर्ड हुआ तो अलग से वीडियो बनाकर लाऊंगा और चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए